भाग्य, धन, संतान और सम्मान के ग्रह बृहस्पति 2022 में अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका आप पर यानी सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किन उपायों से इस परिवर्तन को हम और शुभ बनाएं। तो वीडियो कृपया अंत तक जरूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। धर्म व धन के देवता ग्रह बृहस्पति 2022 में अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, जो 2023 तक वह इस नक्षत्र में रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का आप पर 2022 व 23 में क्या प्रभाव पड़ेगा, किस राशि को क्या फल मिलेगा और किन उपायों से हम इसकी शुभता में वृद्धि करें और अशुभ प्रभावों में कमी करें। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक मैंने कुछ हिस्से में बांट दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह परिवर्तन कब से हो रहा है और कब तक रहेगा। फिर देखेंगे कि यह जो नक्षत्र है यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जिसमें बृहस्पति जा रहे हैं, उसका स्वभाव क्या होता है, क्योंकि उसके स्वभाव के हिसाब से राशियों पर अलग अलग फल आएगा। फिर इसके बाद हम राशियों का राशिफल देखेंगे और उससे पहले ही हम उपायों पर चर्चा कर लेंगे। तो सभी राशियों के लिए मैं उपाय अलग अलग नहीं बताकर कुछ 3-4 कॉमन उपाय बता दूंगा जो वेदों में बताए हैं कि इस राशि में और नक्षत्र में बृहस्पति के जाने का, यानी मीन राशि व उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति के जाने पर हमें क्या प्रभाव मिलता है और क्या उपाय करने चाहिए, तो वह शुरू में ही मैं बता दूंगा। तो अगर आप अपना संपूर्ण प्रभाव 2022-23 में क्या होगा और उपाय क्या करने चाहिए यह नहीं सुनकर सिर्फ अपना राशिफल सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को कुछ देर अभी आप आगे बढ़ाकर सिर्फ अपना राशिफल सुन सकते हैं। अगर आप उपाय भी सुनना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में ही मैं उपाय बता दूंगा, अभी आप वीडियो देखना जारी रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि बृहस्पति किस नक्षत्र में जा रहे हैं। देखिए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं। यह किस राशि में आता है? मीन राशि में आता है। तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन भी हो रहा है और नक्षत्र परिवर्तन भी हो रहा है। 28 अप्रैल 2022 को बृहस्पति इस नक्षत्र में जा रहे हैं और 24 फरवरी 2023 तक वह इसी नक्षत्र में रहेंगे। यानी नक्षत्र भी उत्तरा भाद्रपद मीन राशि में आता है और राशि भी मीन रहेगी। तो बृहस्पति अभी मीन के प्रभाव में अधिक रहेंगे क्योंकि वह उनकी स्वयं की भी राशि है और इसी राशि में जा भी रहे हैं। अब बृहस्पति के मीन राशि में जाने पर सभी 12 राशियों को क्या फल मिलेगा उस पर मैंने वीडियो अलग से बनाया है, जिसका स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर उस वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा। हाँ, मीन राशि में बृहस्पति के जाने पर राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर भी कुछ चर्चा हम जरूर करेंगे। तो देखिए, किन राशियों और किन लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। सबसे पहले जिनकी भी बृहस्पति और शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है उन पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति मीन राशि में जा रहे हैं और यह जो नक्षत्र है मीन में आता है। नक्षत्र के स्वामी शनि हैं, इसलिए बृहस्पति के साथ शनि का प्रभाव भी बढ़ जाएगा। जिन लोगों का भी जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ, यानी जन्म के समय में जिनकी भी चंद्रमा की दशा थी और चंद्रमा इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में था या किसी भी ग्रह की दशा थी लेकिन चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में था, वह लोग इसी नक्षत्र के माने जाएंगे। जिन लोगों की भी किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इसी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चला रहा है उन पर भी इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। जो लोग भी बृहस्पति व शनि से जुड़े हुए काम करते हैं, यानी किसी तरह के अकाउंटिंग में है, कंसल्टेशन के प्रोफेशन में है या किसी तरह के एडवाइजरी रोल में कहीं काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट में है, माइनिंग में है, साइंटिफिक रिसर्चेज में है, किसी तरह के टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करते हैं, उन सभी लोगों पर इसका प्रभाव बाकी लोगों के मुकाबले अधिक पड़ेगा। तो एक तरह से देखिए, लगभग इसमें बहुत सारे लोग आ ही गए जो किसी न किसी ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं। अब यह प्रभाव कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि क्या अच्छा प्रभाव आता है। अच्छा तो यह है कि बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि में जा रहे हैं, यानी मीन राशि में, जहां जाने पर वह हंस नाम का राजयोग बनाते हैं।
स्क्रीन पर अभी आप एक वीडियो देख रहे होंगे हंस राजयोग का, इस पर भी मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की है। इस वीडियो के अंत में लिंक दे दूंगा, चाहें तो आप देख सकते हैं। तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि बृहस्पति इस मीन राशि में जाने पर करते क्या हैं। बृहस्पति देखिए ज्ञान के और गंभीरता के ग्रह हैं। बृहस्पति आशा, उत्साह, दया, करुणा, ईश्वर प्रेम और ज्ञान के ग्रह हैं। यानी जुपिटर इज ए प्लैनेट ऑफ कंपैशन, ऑप्टिमिज्म, विजडम, प्रोपराइटी, सोबराइटी एंड प्लेटोनिक लव। तो जो लोग भी बृहस्पति प्रभावित व्यक्ति हैं वह लोग हमेशा गंभीर और ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। आप देखिए यहाँ मीन राशि में जा रहे हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं। अच्छा क्या है, देखिए मीन राशि जल राशि है। ज ल जायते जस्मात, जिससे सब कुछ जन्म लेता है, और लियते यस्मिन, जिसमें सब कुछ मिल जाता है, लय हो जाता है। तो जल से ही जीवन की शुरुआत होती है और प्रलय में जल से ही जीवन समाप्त भी हो जाता है। इसलिए सृष्टि के आदि कारण भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य है, और अंत में जब सृष्टि को समेटकर अपने में समा लेते हैं भगवान, तो वह क्षीर सागर में यानी कॉस्मिक वाटर्स में शयन करते हैं। इसीलिए जल जो है वह जीवन की राशि है। जीवन की शुरुआत और जीवन का अंत दोनों ही इसी जल से होता है। इसलिए मीन राशि की अगर साइन भी देखेंगे तो देखिए दो मछलियां हैं जो एक दूसरे से विपरीत धारा में तैर रही हैं। इसलिए यह युग्म को दिखाती है राशि, द्वंद्व को, ड्युअलिटी को और कुछ हद तक कन्फ्यूज़न को भी। दो हिस्सों को दिखाती है जीवन का, यानी जीवन और मृत्यु। तो यहाँ जेनरेशन भी है और डिस्ट्रक्शन भी है। यह दोनों ही चीज़ों को यह राशि दिखाती है। अब देखिए उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है जिसमें अभी बृहस्पति जा रहे हैं, वह बड़ा कमाल का नक्षत्र है, क्योंकि इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। लेकिन इस राशि में जब बृहस्पति 2022-23 में रहेंगे तो अधिकतर समय तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही रहने वाले हैं, लगभग 85% टाइम तक। तो इसलिए मीन राशि में बृहस्पति का जो प्रभाव होगा उसमें सबसे अधिक प्रभाव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का मिला होगा। तो जैसे मैंने कहा उत्तरा भाद्रपद बड़ा कमाल का नक्षत्र है। कैसे? बृहत संहिता में बारह मिहिर कहते हैं कि जिन लोगों का भी जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होता है वह यज्ञकर्ता, दयालु, राजा और भक्त होते हैं। जो ग्रह इस नक्षत्र में होता है उसकी दशा में अचानक धन प्राप्ति होती है। तो जब बृहस्पति इस नक्षत्र में जा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए धन के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए बृहस्पति धन के कारक हैं और वह स्वयं की राशि में जा रहे हैं, इसलिए भी धन का प्रभाव दिखेगा। प्लस इस नक्षत्र का जो प्रभाव है वह तो स्वयं है ही अचानक धन दिलाने वाला। तो आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह इस नक्षत्र में बैठा है तो वह भी अचानक धन दे देगा अगर उसकी कभी दशा चले तो। क्यों? देखिए वाराह मिहिर कहते हैं कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी अहिर्बुधन्य हैं। अहिर्बुधन्य का मतलब क्या है? अहि मतलब सांप और बुधन्य मतलब धरती के नीचे। अहिर्बुधन्य वैदिक देवता माने जाते हैं। देखिए इनका संबंध धन से है और संपन्नता से है। धरती के नीचे जितने खजाने होते हैं या जो धन होता है धरती के नीचे, उनकी रक्षा कौन करता है? सांप करते हैं। तो अब यह नक्षत्र धन देता है और अचानक धन देता है, गड़ा धन देता है। आज के समय में कोई आदमी धरती खोजकर खजाना तो ढूंढता नहीं है। तो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे समझें कि इस नक्षत्र से क्या फ़ायदा होगा? वसीयत मिल सकती है, इनहेरिटेंस, लॉटरी मिल सकती है, शेयर मार्केट में अचानक का बड़ा लाभ हो सकता है, या यूं भी कह सकते हैं कि अगर आदमी कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहा है, कोई बिजनेसमैन है, उसे अचानक इन्वेस्टर की प्राप्ति हो सकती है। किसी आदमी को बिजनेस में धन की ज़रूरत है, अचानक लोन मिल सकता है, कोई उसकी मदद कर सकता है। कहीं फ्रूटफुल पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, बहुत सारे लोग पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं तो उनको मिल जाएगा। इस तरह से समझना पड़ेगा कि यह नक्षत्र हमें इस साल फ़ायदा देगा, और यह फ़ायदा लगभग सभी लोगों को मिलने वाला है। कुछ लोगों को अधिक, कुछ लोगों को कम। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 21वें सूक्त में कहा गया है, अहिर्बुधन्य हमें भोजन दें, यानी इन देवता से हमें भोजन की उम्मीद रहती है। भोजन क्या होता है? पुराने ज़माने में और अभी भी फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। अगर आपके पास 2-3 वक्त का खाना है तो आप संतुष्ट हो सकते हैं। तो बेसिक सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, प्रोस्पेरिटी देने वाले ग्रह हैं। वैसे भी अहिर्बुधन्य
के जो नक्षत्र हैं उनका नाम क्या है? स्वामी के नक्षत्र का उत्तर भद्रपद। उत्तर मतलब बाद में, भद्र मतलब शुभ और पद मतलब पैर। तो देखिए शुभ पैर किसके होते हैं? भगवान श्री हरि विष्णु के। यह नक्षत्र किस राशि में आता है? मीन राशि में। मीन राशि किसको दिखाते हैं हमारे शरीर में? पैरों को, क्योंकि मेष राशि से शुरुआत होती है तो मेष हमारे सर को दिखाता है और मीन राशि अंतिम राशि है, तो वह राशि किसको दिखाएगी? हमारे पैरों को दिखाएगी। और चूंकि यह बृहस्पति की राशि है इसलिए इसका संबंध पैरों से है, तो हरि से है। और शनि का नक्षत्र है तो शनि किसके कारक हैं? हमारे शरीर में हमारे पैरों के कारक हैं, इसलिए श्री हरि से इसका बड़ा संबंध है। बहुत पवित्र नक्षत्र है। हरि के पैरों से क्या निकली? गंगा, पवित्र करने वाली। यह मीन राशि किस तत्व को दिखाती है? जल को। तो जल से इसका बड़ा संबंध है, हरि से संबंध है, गंगा से संबंध है, धन से संबंध है, लक्ष्मी से संबंध है और अचानक लक्ष्मी प्राप्ति से संबंध है। तो देखा कितने सारे संबंध इसके अच्छे हैं। अब स्कंद पुराण कहता है कि अहिर्बुधन्य एकादश रुद्र में से एक रुद्र हैं। तो स्वामी इसके कौन है? सांप। सांप का किससे संबंध है हमारे शरीर में? कुंडलिनी शक्ति से संबंध है। और यह मीन राशि किसकी राशि है? अंतिम राशि है, मोक्ष की राशि है। यानी साधना से इसका बड़ा गहरा संबंध है, इस नक्षत्र का और इस राशि का भी। मेरी स्वयं की यह केतु की राशि है, यानी मेरी अपनी स्वयं की कुंडली में केतु जो मोक्ष और साधना के ग्रह हैं इसी नक्षत्र में बैठे हैं। मेरा शुक्र 5वें भाव में बैठा है मेरी कुंडली में, जो गुरु को और मंत्र को दिखाता है। तो मुझे शुक्र की महादशा में केतु की अंतर्दशा जब चल रही थी तो अपने योग के गुरु की प्राप्ति हुई थी, जो बहुत समर्थ और बड़े योगी थे, महात्मा योगी थे, बहुत संपन्न योग शक्ति से संबद्ध पुरुष थे। इसलिए मैं यह अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस नक्षत्र में आपका कोई अच्छा ग्रह बैठा हो तो उसकी दशा में आपको योग सिद्धि हो सकती है या अपने गुरु की प्राप्ति भी हो सकती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि होते हैं, जो अभी स्वयं की राशि कुंभ में है। यह नक्षत्र मीन राशि में आता है, जिसके स्वामी बृहस्पति स्वयं अभी मीन राशि में ही है। यह संयोग 60 साल में एक बार ही आता है। देखिए बहुत सारी दशाएं ऐसी आ जाएंगी जिनमें आप धन कमा लेंगे, लेकिन ऐसी आध्यात्मिक लाभ प्राप्ति की दशा जीवन में दोबारा आए ऐसा संयोग होना मुश्किल है। अब अगले 60 वर्ष बाद ही यह संयोग आएगा। तो क्या ध्यान रखना चाहिए? जो अभी मैं बात कहने जा रहा हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा ज्योतिष से अलग हटकर है, लेकिन कहना ज़रूरी है इसलिए कह दे रहा हूँ। इसके बाद वापस मैं अपने मूल सब्जेक्ट पर आ जाऊँगा और क्या उपाय करने चाहिए और राशिफल वह तो मैं बताऊँगा ही, लेकिन कुछ ज़रूरी है वो मैं कहना चाहता हूँ। देखिए ज्योतिष वेद का हिस्सा है। वेद 6 हिस्सों में बटा हुआ है: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। वेद के 2 हिस्से हैं, कर्मकांड और ज्ञान कांड। तो ज्योतिष है वह कर्म कांड में आता है। कर्म कांड क्या बताता है? हम किस तरह से यज्ञ करें जिससे हमें इस संसार में लाभ हो और संसार के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो। ज्योतिष इसमें हमारी मदद करता है। क्यों? किस मुहूर्त में हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए वह तो ज्योतिष ही बताएगा। क्या उपाय करके हम अपने ग्रहों को शांत करें जिससे हमें इस धरती पर धन और स्वास्थ्य का लाभ हो, यह ज्योतिष बताता है। अच्छी बात है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। यज्ञ भी कर्मकांड ही बताते हैं, जिसे हम मीमांसा भी कहते हैं कि किस समय में यज्ञ करना चाहिए। लेकिन इन सब विद्या को हम अपरा विद्या कहते हैं। ज्योतिष का जो दूसरा, वेद का जो दूसरा हिस्सा है उसे हम ज्ञान कांड कहते हैं, जिससे लोग वेदांत भी कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं। वेद का अंत का हिस्सा, वेद के शुरू के हिस्से में हम ज्ञान कांड नहीं कर्म कांड की बात करते हैं। कौन सा उपाय करें, ग्रह कब बदल रहे हैं, पूजा पाठ की पद्धति क्या होती है। और अंत में वेद में वेदांत जिसे कहते हैं उसमें उपनिषद आते हैं, जिसमें हमें मिलता है ज्ञान के बारे में, उसे हम परा विद्या कहते हैं। वह पर ब्रह्म प्राप्ति के बारे में बताता है। तो अपरा विद्या अगर पहली कक्षा है तो परा विद्या दूसरी कक्षा है। ज्योतिष का प्रयोग हमें आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए जीवन में और फिर ईश्वर की प्राप्ति तक जाना चाहिए ज़रूर। मैं यह नहीं कहता हूँ कि ज्योतिष का उपयोग करके अपने जीवन को सुधारना या यज्ञ करना, उनसे लाभ लेना कोई बुरी बात है, नहीं, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। गीता के 3 अध्याय 14वें श्लोक में स्वयं भगवान कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः।
भगवान को स्वयं यज्ञ नारायण कहा गया। यज्ञ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ यज्ञों में सिमट कर रह जाना और उससे आगे परब्रह्म की प्राप्ति का प्रयास न करना, यह अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए मैंने कहा 60 साल बाद ही यह संयोग दोबारा आएगा परब्रह्म प्राप्ति का। इससे अच्छा समय नहीं मिल सकता। बहुत सारे लोगों को अपने गुरु की प्राप्ति होगी। जैसे मैंने बताया, मुझे भी गुरु की प्राप्ति इस नक्षत्र की दशा में हुई थी, तो इसका पूरा लाभ उठाइए। अब आ जाते हैं मूल विषय पर। देखिए, सबसे पहले यह एक चीज़ और बता दूं आपको कि यह जो उपनिषद की विद्या है, जिसे हम परा विद्या और अपरा विद्या कहते हैं, यह कहाँ लिखा हुआ, किस उपनिषद में इसकी चर्चा सबसे अधिक है? मुंडकोपनिषद में। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये मेरा एक स्क्रीनशॉट है। मैंने 6 उपनिषदों पर अलग अलग शॉर्ट एसेज लिखे हुए हैं जो पब्लिश हुए थे। यह मुंडकोपनिषद पे एक शॉर्ट कमेंट्री है मेरी, यह मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ। आप चाहें, अगर आपकी इच्छा हो, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं मूल विषय पर। देखिए, क्या सब कुछ अच्छा ही होगा? नहीं, बुरा भी कुछ होगा, ज़रूर होगा। क्या बुरा हो सकता है? देखिए, यह शनि का नक्षत्र है। महर्षि पराशर कहते हैं शनि रोग व बीमारी के कारक हैं। यह नक्षत्र 12वीं राशि यानी मीन राशि में आता है, 12वें भाव में। 12वें भाव से हम बीमारी और नुकसान देखते हैं। साथ में यह नक्षत्र जो है, यह भी 12वें भाव में ही आता है। इस नक्षत्र के देवता सांप हैं। अहिर्बुधन्य सांप को कहा गया, यानी शेषनाग को। तो सांपों में जहर होता है। मीन राशि प्रलय की राशि है, अंतिम राशि है। इस नक्षत्र के देवता रुद्र भी हैं, जो प्रलय के देवता हैं। तो यह नक्षत्र में जब ग्रह जाएं कोई भी महत्वपूर्ण, तो हमें बहुत सावधानी से अपना आचार विचार व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि देखिए, अधिकतम समय तक इस नक्षत्र के देवता शनि की दृष्टि इसी नक्षत्र पर रहेगी। कैसे? देखिए, 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी तक, यानी 12 जुलाई 2022 से लेकर 17 जनवरी 2022 तक शनि मकर राशि में रहेंगे, जहां से वह अपनी तीसरी दृष्टि से मीन राशि को देखते रहेंगे, या अपने नक्षत्र को और इसमें बैठे देवता बृहस्पति को, जो इस राशि के स्वामी हैं। तो शनि की दृष्टि में बहुत कठोर दंड भी छुपा होता है अगर हमारे कार्य सही नहीं हो। तो बिल्कुल बहुत सारे लोगों को जिनकी ये दशाएं चल रही होंगी, उन्हें बहुत संभल कर अपने कदम रखने होंगे। ज़रा भी अगर गलत किया, प्रकृति के विरुद्ध, न्याय के विरुद्ध, सत्य के विरुद्ध कार्य किया, तो शनि दंडित करने में भी बिल्कुल कोताही नहीं करेंगे। शनि दंड नायक हैं। इसलिए धन तो मिलेगा, सम्मान तो मिलेगा, लेकिन उन्हीं लोगों को जो सत्य के राह पर चलेंगे नहीं, तो शनि दंडित भी करने में ज़रा भी देर नहीं लगाएंगे। यहीं से उपाय निकल कर आते हैं। तो हमें क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, इस नक्षत्र के देवता मैंने कहा शेषनाग हैं, सांप हैं। तो शेषनाग की उपासना कर सकते हैं। कैसे? भगवान लक्ष्मण जी की और बलराम जी की उपासना कर सकते हैं। लक्ष्मण जी की राम दरबार में उपासना होती है और बलराम जी की कृष्ण के साथ होती है। तो राम लक्ष्मण की उपासना कर सकते हैं, भगवान कृष्ण बलराम की उपासना कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जी की उपासना कर सकते हैं। अपने अपने मत पंथ के हिसाब से आप श्री हरि विष्णु की उपासना कर सकते हैं। सबसे अच्छा होता है भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं, ऐसे किसी चित्र को आप अपने पूजा घर में या ऐसी किसी मूर्ति को भी रख सकते हैं, शेष शाही विष्णु की। क्योंकि याद रखिए, मीन राशि भगवान विष्णु की ही राशि होती है, तो इससे भी यह अच्छा रहता है। इसके साथ साथ देखिए, भविष्य पुराण में एक मंत्र आता है इस नक्षत्र के लिए। क्या मंत्र है? 9 नागों की उपासना। क्या है? अनंतम वासुकीम शेषम पद्मनाभम चकम्बलम शंखपालम धार्त राष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि 9 नामानि नागानम च महात्मनम सायं काले पठे नित्यम प्रातः काले विशेषतः तस्मै विषभयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत। यह श्लोक दिया हुआ भविष्य पुराण में कि जो भगवान शेषनाग के इन 9 नामों की सुबह और शाम को स्तुति करता है, उसे कभी भी विष का भय नहीं होता, यानी शरीर में बीमारी का, किसी तरह की दुर्घटना का, और उसे हर जगह विजय मिलती है, यानी हर वाद विवाद में वह विजय प्राप्त करता है। तो इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं जब तक बृहस्पति इस राशि में है, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। यह मंत्र भविष्य पुराण से मैं लेकर आपको बता रहा हूँ। साथ में एक बात और ध्यान रखिए, देखिए, इस नक्षत्र के एक वनस्पति है नीम। तो नीम पानी में घोलकर
आप नहाते समय इस मंत्र का जप करके नहा सकते हैं, या इस मंत्र को पढ़कर नीम के पानी से आप जल पी भी सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा, किसी तरह की बीमारी का नाश होने के लिए यह बहुत अच्छा उपाय है। इस नक्षत्र के देवता कौन है? अहिर्बुधन्य। तो स्कंद पुराण कहता है कि अहिर्बुधन्य लिंग की उपासना करने से अहिर्बुधन्य प्रसन्न होते हैं और इस नक्षत्र के अच्छे परिणाम मिलते हैं। यह अहिर्बुधन्य लिंग कहाँ है? स्कंद पुराण कहता है प्रभास क्षेत्र यानी सोमनाथ में जो शिवलिंग है वह अहिर्बुधन्य लिंग है, तो आप उसकी उपासना कर सकते हैं। जो लोग सोमनाथ जाकर भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, करें, बहुत अच्छा रहेगा। भगवान की पूजा भी हो जाएगी और उपाय भी हो जाएगा इस नक्षत्र का। इसके साथ साथ याद रखिए, मीन राशि जो होती है वह धनु राशि से चौथी राशि है। धनु राशि क्या है? आपके गुरु का स्थान है, आश्रम है। तो हर घर से चौथी राशि कहाँ होती है? चौथा घर होता है हमारे प्रॉपर्टी का, घर का, रहने की जगह। तो यानी 12वीं राशि मीन राशि जो हुई वह धनु राशि से चौथी हुई, यानी आपके गुरु का घर हुआ। तो आप किसी आश्रम को बनवाने में, अपने गुरु का घर बनाने में, किसी मंदिर के बनाने में सहयोग करें। धन की राशि दें, श्रम करें, धन नहीं दे सकते हैं तो मंदिर बनाने में सहयोग करें, तो इस नक्षत्र की शांति बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ नक्षत्रों की भी चर्चा कर ली। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। तो अब देखते हैं कि बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर एक वीडियो मैंने अलग से बना दिया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि से लेकर मीन राशि तक नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर चर्चा करूंगा। तो तुला राशि से शुरुआत करते हैं। तुला राशि के लिए बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत शुभ होने वाला है। बृहस्पति आपकी राशि से छठे भाव से गोचर करेंगे। अपनी राशि से छठा भाव नौकरी का होता है, कर्म का भी होता है, और यह हमारे प्रतिद्वंदियों को भी दिखाता है, कॉम्पिटिटर्स को। इसीलिए यहाँ से हम शत्रुओं का विचार भी करते हैं। जो चीज़ें हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं वह भी छठा भाव दिखाता है, रोग, शत्रु और कर्ज। तो बृहस्पति जब यहाँ बैठेंगे तो इन चीज़ों में वृद्धि करेंगे। क्या यह आपके लिए नुकसान की बात है? नहीं, यहाँ वह शनि के नक्षत्र में बैठेंगे, इसलिए ये बातें आपके सामने आएंगी तो ज़रूर, लेकिन आपसे परास्त हो जाएंगी। यानी किसी तरह की बीमारी आ सकती है लेकिन रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि शनि आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह हैं, चौथे और पांचवें भाव के स्वामी। और जब तक बृहस्पति इस नक्षत्र में है अधिकतम समय तक शनि की दृष्टि में रहेंगे, यानी 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी तक शनि मकर राशि में रहेंगे। तो शनि बृहस्पति को देखते रहेंगे। शनि की दृष्टि रोग शत्रु ऋण भाव पे जाने से रोग शत्रु ऋण का नष्ट होना तय है। इसलिए आप किसी तरह के कंपटीशन में आएंगे तो आप जीत जाएंगे। बहुत अच्छा है व्यापारियों के लिए यह संयोग। बृहस्पति छठे भाव में गोचर करके अगर अपनी राशि में होते हैं तो आपको सूझबूझ देते हैं। ऐसे लोग बहुत बार अपने कॉम्पिटिटर से ही हाथ मिला लेते हैं। यानी जिन लोगों से लड़ना है उन्हें यह समझा दिया जाए कि लड़ने से न मेरा फ़ायदा होगा न तुम्हारा, मिलकर काम कर लेते हैं। तो इसीलिए छठे भाव के बृहस्पति को अजात शत्रु कहा गया, यानी जिसका कोई शत्रु ही नहीं हो। क्योंकि शत्रु भी ऐसे व्यक्ति से लड़ने में अपना कोई फ़ायदा समझता नहीं है। वह समझता है कि इससे लड़कर मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, नुकसान ही हो सकता है। इसलिए बृहस्पति छठे भाव में जब तक अपनी नीच राशि में ना हो तब तक हमें शत्रुओं से खतरा नहीं देते हैं। हाँ, शत्रु वृद्धि होती ज़रूर है, यानी ऐसे लोग सामने ज़रूर आते हैं कॉम्पिटिटर के रूप में, लेकिन बाद में वह अपने आप रास्ता क्लियर कर देते हैं। तो अच्छा है, बहुत सारे लोगों के लिए जो व्यापार करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा व्यापार में संयोग आएगा, धन की वृद्धि होगी। और जो नौकरी करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, छठा भाव नौकरी के लिए भी है। तो बहुत सारे लोग जो नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे हैं उन्हें ज़रूर प्रमोशन मिलेगा। एक तरह से देखा जाए तो छठे भाव में बृहस्पति जब बैठता है तो अपनी नवीं दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखता है। परिवार की भी वृद्धि होगी और धन की भी वृद्धि होगी। यहाँ से वह पांचवें भाव से आपके कर्म स्थान को भी देखता है। तो अभी चूंकि अपनी राशि में है और योग कारक ग्रह के नक्षत्र में है, तो तुला राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति बहुत
लाभ देता हुआ दिख रहा है। लाभ को अगर और बढ़ाना है तो मंत्र की उपासना करनी चाहिए। कौन सा मंत्र और कौन सा उपाय जो मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया है, उसे करेंगे तो आपका लाभ और अधिक बढ़ जाएगा। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 5वें भाव से हो रहा है। बृहस्पति वृश्चिक के लिए मित्र हैं, यानी मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, जिसके परम मित्र बृहस्पति। देखिए ना, वैसे भी आपके दूसरे और 5वें दोनों शुभ और लक्ष्मी भाव के मालिक बनते हैं बृहस्पति। यानी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति धनदायक है। वह धन देना चाहते हैं, दे भी रहे हैं। कब? अभी अपनी ही मीन राशि में आ चुके हैं, 5वें भाव में, लक्ष्मी स्थान में। तो लक्ष्मी तो आपको देंगे। यहाँ से उनकी 5वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पे होगी। 9वां भाव भी लक्ष्मी का भाव है, 9वां भाव गुरु का भी भाव है, और 5वां जिसमें बैठे हैं वह भी मंत्र और गुरु का भाव है। तो मंत्र और गुरु का लाभ होगा। जिसके नक्षत्र में बैठे हैं शनि के, वह स्वयं साधना का ग्रह है। तो शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में बैठने से अभी बृहस्पति आपको बहुत अधिक लाभ देंगे। घर और गाड़ी का लाभ देंगे। क्यों? चौथे भाव के आपके स्वामी बनते हैं शनि। चौथा भाव हमारे घर वाहन का सुख दिखाता है, परिवार का भी सुख दिखाता है। तो परिवार का सुख मिलेगा। जो लोग घर और गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बृहस्पति और शनि की इतनी शुभ स्थिति के कारण वह आराम से घर और गाड़ी भी ले पाएंगे। संतान के लिए बहुत अच्छा समय है, संतान की भी अच्छी तरक्की होगी। देखिए, आप लोगों पर न कोई 7.5 है, न कोई ढैया है। बृहस्पति स्वयं बहुत शुभ हो चुके हैं। शनि की अच्छी तीसरी दृष्टि रहेगी अपने ही नक्षत्र में, और बृहस्पति पर शनि आपके चौथे भाव के मालिक हैं। अच्छा परिणाम होगा। हाँ, शनि तीसरे भाव में बैठे रहेंगे और वहाँ से देखेंगे तो ट्रांसफ़र के भी योग हो सकते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। जिन लोगों का कहीं विदेश जाने का मन है, इच्छा है, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा समय है। विदेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं या हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, एनरोल होना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय हो सकता है। घूमना फिरना भी अगर करना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं, तो भी अच्छा समय है। संतान के लिए बड़ी अच्छी तरक्की होगी, मित्रों से बड़ा लाभ होगा। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए तो हर तरीके से यह नक्षत्र परिवर्तन शुभ होने वाला है। और इसकी शुभता में वृद्धि करना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिए हैं, जो मंत्र दिया है, उन्हें आप करें तो आपको और अधिक लाभ होगा। धनु राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके चौथे भाव में हो रहा अपनी राशि में, और जिस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि के अभी वह बैठेंगे, वह शनि आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं। अब दूसरा भाव धन का भाव है, और इन शनि की दृष्टि अधिकतम समय इस बृहस्पति पर रहेगी। यानी कब से कब तक? शनि 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक इसी राशि में बैठेंगे, मकर राशि में, जहां से वह अपनी तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को देखेंगे। जो मीन राशि में बैठे रहेंगे, जो स्वयं बृहस्पति शनि के नक्षत्र में होंगे। तो शनि अपने ही नक्षत्र में बैठे बृहस्पति को अपनी तीसरी दृष्टि से देखेंगे, तो बृहस्पति शनि का भी प्रभाव देना शुरू कर देंगे। शनि का क्या प्रभाव होगा आपकी कुंडली में? देखिए, आप लोगों की शनि की 7.5 समाप्त हो रही है 29 जुलाई से, लेकिन 12 जुलाई से शनि की 7.5 वापस शुरू हो जाएगी, क्योंकि शनि मकर राशि में वक्री होकर आ जाएंगे और अगले 17 जनवरी तक चलती रहेगी। तो 7.5 का प्रभाव तो आप पर रहेगा, लेकिन जैसा प्रभाव पहले था वैसा अब आपको मुश्किल प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ चमत्कारिक और अच्छे रिजल्ट भी आपको मिलेंगे, क्योंकि शनि अभी शुभ हो जाएगा। शनि को इच्छाधारी सांप भी कहा गया। अचानक धन प्राप्ति के नए नए अवसर आपको शनि 7.5 जब वापस शुरू होगी तो आपको ज़रूर दे देगा। हाँ, किसी तरह का स्थान परिवर्तन कराता हुआ दिख रहा है। तो जो लोग भी कहीं नई पोस्टिंग चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। बहुत अच्छा ट्रांसफ़र मिल जाएगा। नौकरी बदलना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा। प्रमोशन के साथ नई नौकरी मिलेगी, यानी रेज के साथ, इंक्रीमेंट्स के साथ नई नौकरी मिल सकती है। विदेश जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। विदेश जाने में शनि आपकी पूरी मदद करेगा। तीसरे भाव का स्वामी है ट्रैवल का, और बृहस्पति चौथे आपके हाउस के घर में बैठे हैं, लिविंग प्लेस की जगह पर। तो आपका रहने का स्थान बदल सकता है, ट्रैवल हो सकता है। विदेश यात्रा तो बहुत सारे लोगों की होगी, धनु राशि वाले लोगों के लिए तो बहुत अच्छे ही परिणाम यहाँ पे दिख रहे हैं। और जब शनि यहाँ तीसरे भाव में रहेंगे, यानी कुंभ राशि वाले चरण में, जब इसमें बृहस्पति हैं इस नक्षत्र में, तो ट्रैवल बहुत अधिक होता हुआ दिख रहा है।
और दूसरे भाव से जब देखेंगे तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को, चौथे भाव को, तो भी ट्रैवल होगा। तो पूरे नक्षत्र के समय में शनि की वजह से बृहस्पति आपको स्थान परिवर्तन, ट्रैवल, ट्रांसफर, फॉरेन टूर्स, यह सब दिखा रहे हैं। नौकरी में बदलाव भी दिख रहा है। इस शनि के नक्षत्र परिवर्तन से जो बृहस्पति शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं, इसको और शुभ बनाना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। मकर राशि के लिए बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो देखिए, आप लोगों की 7.5 का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। देखिए, शनि तीसरे चरण में यानी उतरते चरण में 7.5 के अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। इस प्रभाव की शुरुआत बृहस्पति करेंगे। यानी बृहस्पति आपके हैं तो अकारक ग्रह, यानी तीसरे और 12वें दोनों ही बड़े अच्छे घर नहीं हैं, उनके स्वामी बृहस्पति हैं। लेकिन इसमें एक फ़ायदा यह है कि बृहस्पति आपकी राशि के लिए अभी तीसरे भाव में अपनी मीन राशि में जा रहे हैं। तो अपनी राशि में बैठा हुआ ग्रह कभी नुकसान नहीं करता है। लेकिन बृहस्पति आपके 12वें घर के स्वामी बनते हैं, खर्च के घर के, तो खर्च आपका बढ़ा रहे हैं। तीसरा और 12वां दोनों ही ट्रैवल को दिखाता है, ट्रांसफ़र को भी दिखाता है। यहाँ से बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पे पड़ेगी, यानी इनकम के घर पे और मित्रों के घर पे। तो मित्रों से किसी तरह का लाभ आपको ज़रूर मिल सकता है। क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी शनि के नक्षत्र में बैठेंगे, इसलिए परिवार से किसी तरह का लाभ हो सकता है और आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। तो जैसा मैंने कहा, उतरता हुआ शनि शुभ परिणाम देना शुरू कर देता है। इसकी शुरुआत बृहस्पति कर रहे हैं। जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। किसी तरह का ट्रैवल तो पक्का होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि स्वयं 12वें भाव के स्वामी के साथ जुड़ रहे हैं, विदेश के घर के स्वामी के साथ। जो लोग पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। फिर भी बहुत सारे लोगों का ऐसा ट्रांसफ़र हो सकता है या कर्म में ऐसा बदलाव भी हो सकता है जो उनकी इच्छा के बहुत अधिक अनुकूल नहीं हो, क्योंकि जिनकी भी जीवन की दूसरी 7.5 चल रही है उनके काम में बड़ा बदलाव होता है। क्योंकि जब जीवन की दूसरी 7.5 आती है तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में, कर्म में शनि बहुत बड़ा बदलाव कर देते हैं। तो देखिए, क्या आपकी जीवन की दूसरी 7.5 है? किस उम्र के हैं आप? 30 साल, 35 साल, या किस उम्र में है? लगभग 35-40 साल, 30 से 40 के बीच में दूसरी 7.5 जीवन की आ जाती है। तो आपको इस बात का विचार करना चाहिए कि किस एज ग्रुप में है। उस एज ग्रुप के हिसाब से आपके शनि के प्रभाव में भी और उसके हिसाब से बृहस्पति के प्रभाव में भी परिवर्तन आने लगेगा। तो सभी लोगों को बिल्कुल एक ही तरह का परिणाम नहीं मिलेगा। आप देखिए आपकी दशा क्या चल रही है, एज ग्रुप क्या है और बृहस्पति और शनि की पोजीशन आपके अपने चार्ट में क्या है, उसके हिसाब से होगा। लेकिन जो परिणाम मैंने बताए, विदेश और नौकरी में बदलाव और मित्रों से लाभ, वह तो मुख्यतया सबको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसमें परिवर्तन जो होंगे बृहस्पति के, उससे कुछ अगर तकलीफ हो रही है, उससे बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने मंत्र और उपाय बताया है उसे कर लीजिए, तो आपके लिए परिवर्तन फिर भी अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति का गोचर शनि के नक्षत्र में होना आपके लिए शुभ परिणाम ला रहा है। देखिए, आप लोगों की शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो रहा है और इसे हम पीक 7.5 कहते हैं। यानी 7.5 का सबसे अधिक प्रभाव उसके दूसरे चरण में मिलता है, क्योंकि 7.5 में शनि हृदय के ऊपर से गोचर करते हैं। हृदय चंद्रमा का निवास स्थान माना गया और शनि को चंद्रमा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए शनि हृदय में चिंताएं देते हैं। दूसरे चरण में अगर शनि चल रहे हैं और उनका प्रभाव किसी तरह से आपके कर्म स्थान पर आ गया और आएगा, क्योंकि शनि अभी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, तो वहाँ से 10वीं दृष्टि से आपके 10वें कर्म स्थान को देखेंगे, तो कर्म में बदलाव लाना शुरू कर देंगे। अब जिन लोगों की भी जीवन की दूसरी 7.5 चल रही है, यहाँ 7.5 के दूसरे चरण की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन की दूसरी 7.5, अमूमन 7.5 जीवन की 30 साल के बाद लगभग आ जाती है। तो आप लोग अगर 25, 30, 35 साल की एज ग्रुप में हैं तो आपकी जीवन की दूसरी 7.5 चल रही है, तो आप लोगों के काम में बहुत बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि शनि जीवन में हमारी दूसरी 7.5 चलती है, उसमें हमारे कर्म में बहुत बड़ा बदलाव कर देते हैं और यहाँ आपके कर्म स्थान पर उनकी दृष्टि भी आ रही है। तो यहाँ इस बात से आपको सतर्क रहना पड़ेगा।
बृहस्पति भी आपके 9वें कर्म भाव पर 9वीं दृष्टि डालेंगे, यानी 10वें कर्म भाव पर उनकी 9वीं दृष्टि आएगी दूसरे भाव से। तो कर्म में किसी तरह के नुकसान से आपको बृहस्पति अभी बचाएंगे जब तक इस नक्षत्र में है। उसके बाद परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन अगले साल फरवरी तक जब तक इस नक्षत्र में है तब तक आपकी बृहस्पति रक्षा करते रहेंगे। दूसरा भाव बृहस्पति को सहज पसंद है, वहाँ अपनी राशि में बैठे हैं और आपके नक्षत्र स्वामी जो हैं आपकी राशि के ही स्वामी हैं, इसलिए प्रोटेक्शन है। तो अभी आप बृहस्पति के प्रोटेक्शन में हैं, हालांकि पीक 7.5 है आपकी, फिर भी कुछ परिवर्तन तो ज़रूर होंगे। बृहस्पति सब कुछ तो नहीं रोक पाएंगे, शनि का प्रभाव तो आप पर रहेगा ही। तो परिवर्तन आपके लिए शुभ हो, इसके लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने मंत्र और उपाय बताया है उसे करते रहेंगे तो शनि के अशुभ प्रभावों से आप बचे रहेंगे और बृहस्पति आपकी रक्षा करते रहेंगे। फिर भी आप लोगों की दूसरी 7.5 चल रही है, दूसरा चरण, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा और अपने उपाय करते रहने पड़ेंगे। खर्च अचानक के बढ़ सकते हैं क्योंकि 12वें भाव के भी स्वामी हैं शनि। तो आपका बृहस्पति चूंकि दूसरे भाव में है, वो 12वें खर्च के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो खर्च आपका बढ़ जाएगा। सेहत को लेकर भी सावधान रहिए क्योंकि शनि का गोचर राशि के ऊपर होना सेहत के लिए भी नुकसानदायक होता है। सावधान रहिएगा, सेहत को लेकर भी खर्च हो सकता है। उपाय निश्चित तौर पर आपको करने बहुत अधिक आवश्यक है। मीन राशि के लिए शनि के नक्षत्र में बृहस्पति का जाना, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, 2 तरह का परिणाम देगा। देखिए, मीन राशि के लिए शनि आपके 11वें इनकम के घर के भी स्वामी हैं और 12वें खर्चे के घर के भी स्वामी हैं, तो दोनों तरह का परिणाम देंगे अभी। अब मीन राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति स्वयं अपनी ही राशि पर आकर बैठे हैं। आप लोगों की जीवन की 7.5 भी शुरू हो रही है, तो 7.5 हालांकि कुछ ही समय के लिए इस साल आएगी, लेकिन परिवर्तन की आहट तो सुगबुगाहट तो दे ही देगी। 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक आप लोगों की 7.5 चलेगी, जब तक शनि कुंभ राशि में रहेंगे। 12 जुलाई को शनि वापस मकर राशि में चले जाएंगे तो 7.5 उतर जाएगी। अगले साल 17 जनवरी को शनि जब वापस आ जाएंगे तो 7.5 शुरू हो जाएगी, जो फिर अगले 2 साल 2 महीने तक चलेगी। तो बृहस्पति यहाँ इस नक्षत्र में 2 तरह का परिणाम देंगे, यानी शनि जिसकी वजह से 7.5 आती है उसके नक्षत्र में बैठेंगे जो आपके 12वें भाव का स्वामी है। तो जब शनि यहाँ कुंभ राशि में आएंगे यानी 29 अप्रैल से, तो आपके खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे। विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए बड़ा अच्छा समय, विदेश भी भेज सकते हैं शनि, लेकिन मई जून जुलाई बहुत अधिक खर्चे अचानक बढ़ जाएंगे, मन में बेचैनी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, पैसे को लेकर चिंताएं बढ़ जाएंगी। इसके बाद कुछ हद तक आपको राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन चूंकि शनि की तीसरी दृष्टि जब वो मकर में रहेंगे जुलाई 2022 से जनवरी 2023 तक, तब भी वह अपनी तीसरी दृष्टि से मीन राशि को और गुरु को तो देख ही रहे हैं, और गुरु स्वयं शनि के नक्षत्र में बैठे हैं जो 12वें खर्च और विदेश के घर के स्वामी हैं। तो परिणाम तो वैसा ही कुछ हद तक देते ही रहेंगे। तो आपको खर्चे बढ़े रहेंगे इस नक्षत्र परिवर्तन से, इनकम भी आपकी ज़रूर बढ़ जाएगी। अब यहाँ दोनों तरह का रिजल्ट मिल रहा है, तो खर्चे भी बढ़ रहे हैं और इनकम भी बढ़ रही है क्योंकि बृहस्पति मीन में है। तो आपको रक्षा तो कर रहे हैं क्योंकि राशि के स्वामी राशि पर हैं, तो दोनों तरह का परिणाम होगा। अच्छे परिणामों में अगर आप वृद्धि चाहते हैं और बुरे परिणामों में कमी चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, जो मंत्र बताया है, उसे करते रहिए तो आपकी रक्षा होती रहेगी। अब मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव हो रहा है, वह वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी आप कर सकते हैं। 2022 के और भी नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन के वीडियोस अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इन्हें भी चाहें तो देख सकते हैं। ईश्वर हम सब का कल्याण करे। हरिओम।